नमस्कार मित्रों, एक मुलाकात शिक्षा तरुण के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जिस शख्सियत को हमने आमंत्रित किया है, वो समाज सेवा के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम जाने जाते हैं। जी हाँ, आप हैं हेल्पेज इंडिया के सोशल प्रोटेक्शन ऑफिसर श्री धर्म जी। मैं धर्म जी से बातचीत करने से पहले आप उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। धर्म जी ने अपने कैरियर के रूप में ही बड़े बुजुर्गों की सेवा करना अपना लक्ष्य समझा है। उन्होंने इसे अपने कैरियर माना है। पिछले 10 सालों से समर्पित तरीके से हेल्पेज इंडिया के साथ ओल्ड एज लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जी जान से काम करते हैं। इनकी सेवा भावना को देखते हुए हेल्पेज इंडिया ने इनके मोबाइल नंबर को बिहार का हेल्पलाइन नंबर बना दिया है। और कभी जब कभी इनके मोबाइल पे किसी तरह की परेशानी का फोन आता है, किसी भी तरह की आपदा की जानकारी मिलती है, ये तुरंत दौड़ पड़ते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, समाज सेवा का कार्य किए हैं, जिनसे इनके जानने वाले काफी लोग हैं और बड़े बुजुर्गों के बीच उम्मीद का एक सहारा बन चुके हैं। जहां भी जाइए, दूर दूर सुदूर गांव में लोग धर्म जी को जानते हैं, उनका फोन नंबर रखे हुए हैं कि कोई परेशानी होगी तो मैं उनसे बात करूंगा। आइए ऐसी शख्सियत को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जो समाज सेवा में बहुत ही आदरणीय नाम जाने जाते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र सर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धर्मेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार। और शिक्षा तरुण के द्वारा इस एक कार्यक्रम में बुलाना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धर्म सर, ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। आइए हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। धर्म सर, पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इतने सारे विकल्पों को सामने देखते हुए ये बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, ओल्ड एज लोगों की सेवा करना, यही अपना लक्ष्य क्यों चुना जीवन का? दरअसल अगर इसके हम एक पड़ताल के रूप में अगर देखें कि जिस तरह से आपने सवाल किया है, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के दौरान ही और शुरुआत में बचपन से मैंने ये महसूस किया, क्योंकि एक संयुक्त परिवार में रहने के बाद मेरी जो लगाव थी वो काफ़ी जो घर में दादाजी और पिताजी लोगों के साथ थी, और वो निरंतर एक स्वतः कह सकते हैं लगाव थी, क्योंकि बड़े होने के बाद भी हमारी उनके साथ जो एक संपर्क था ये काफ़ी व्यापक रूप में था कि बुजुर्गों के साथ, क्योंकि उनकी भी एक उम्र हो गई थी और उनके साथ मैं ज़्यादा समय व्यतीत करता था। तो आप उनके साथ ज्यादा समय रहे और आप उनकी सेवा करने का आपको मौका लगा। जी। मैंने कहीं पढ़ा आपके बारे में कि आपने एक बार आपका एक्सीडेंट हो गया था, किसी रेस्क्यू में जा रहे थे आप कहीं पर, और उसके बाद जब आपका इलाज शुरू हुआ पटना के पारस हॉस्पिटल में, तो पारस हॉस्पिटल के सामने बुजुर्गों की लंबी लाइन लग गई। वहां के मैनेजर को उनको हटाने के लिए कई तरह के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ा। इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। दरअसल ये घटना की जिक्र करो, इससे पहले एक छोटी सी घटना जो इससे जुड़ी हुई है वो मैं बताऊं कि जब मैं अपने अध्ययन के दौरान उस समय मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान मेरे पिताजी की जो ब्रेन हैमरेज हुई थी, और उसमें उस समय उनकी उम्र लगभग 83-84 वर्ष की थी। तब चूंकि उस अवस्था में डॉक्टर ने बताया था कि शायद बहुत कम उम्मीद है, लेकिन ऊपर वाले ने पिताजी को बचाया, परंतु अभी उनके साथ रह कर के बहुत सेवा करने की जरूरत थी। और उस दौरान मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, या तो मैं पढ़ाई कर सकता था कंटिन्यू, या फिर मैं उनकी सेवा कर सकता था। तो मैंने वो डिसीजन लिया था कि नहीं, ये काम बहुत ज़रूरी है, और फिर मैंने अपनी उस समय की पढ़ाई को बंद करके लगभग 3 साल उनके साथ गांव में रहा और सेवा किया। वहाँ से निकलने के बाद ही मुझे एक खास एहसास हुआ कि एक बुढ़ापे की अवस्था में सब कुछ रहते हुए भी
कैसे जरूरत पड़ सकती है सेवा की, यहाँ से हमारी एक प्रबल शुरुआत थी। दरअसल ये जो हम लोगों ने आपस में बात शुरू की है, उसके पीछे की सबसे मजबूत कड़ी यही है कि मैंने ये महसूस किया था कि ये एक ऐसा मतलब संयोग है जहाँ पर सब कुछ रहते हुए भी आपको सेवा की जरूरत पड़ती है। और फिर मैं 3 साल वहाँ रहने के बाद, गांव में रहने के बाद, कुछ छोटी छोटी समय जो मिलता था वहाँ भी कुछ सामाजिक सरोकार के कार्यों को उसी बीच में जो मेरे को सेवा के बाद समय मिलता था वहाँ से निकालता था। और मुझे याद है उस दौरान मैंने लगभग 50 से 100 के बीच में उस सेवा को करते हुए कुछ निरक्षर महिलाओं को, खास करके जो हमारी 60 से ऊपर की जो महिलाएं थी, जो चूंकि मेरे पास एक समय था तो वो मैं एक साक्षरता के रूप में वहां भी कार्यक्रम उस गांव में, अपने गांव में करता था। जी जी। उसके बाद जो आपने सवाल पूछा कि मैं उस दौरान अपने पटना हेल्पेज ऑफिस से मधुबनी एक कार्यक्रम होली मिलन के समारोह के लिए जा रहा था और मेरी जो है एक्सीडेंट हो गई थी मधुबनी और पटने के बीच हाईवे पर। तो हम लोग 3 थे हेल्पेज से ही, उसमें काफ़ी चोट आई थी, गाड़ी हमारी नदी में गिर गई थी और वही पारस हॉस्पिटल में इलाज हम लोगों की हो रही थी। तो उस दौरान जिन जिन बुजुर्गों को खबर मिली थी, उसमें जिन बुजुर्ग की आप बात कर रहे हैं वो अभी भी है और उनका नाम लखन लाल प्रसाद है। वो लगभग 80 वर्ष के हैं। उन्होंने ही पारस के मेन गेट पर बैठ गया था और बोला कि जब तक मैं मुलाकात नहीं करूंगा, चाहे मुझे जितने दिन रहना पड़े, मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। तो ये मुझे बाद में सूचना मिली कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग वहाँ हॉस्पिटल के गेट के बाहर इस तरह से अपना प्यार, एहसास जो कहें वो वहाँ हॉस्पिटल में दिखा रहे थे। आप वास्तव में बहुत धनवान हैं कि इतने सारे लोगों की दुआएं आपके अकाउंट में आपके साथ हैं। ये आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। धर्म सर, आइए हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशरफ अली जी अहमदाबाद से हैं। इन्होंने गुड इवनिंग और वेलकम धर्मेंद्र जी कहा है। जी अशरफ अली जी। अशरफ जी, आपको हमारी ओर से, दोनों आदमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्म सर, आप हमें बताएं कि आपकी संस्था हेल्पेज इंडिया बिहार में किस तरह का कार्य कर रही है, थोड़ा संक्षेप में हमें बताएं। दरअसल हेल्पेज इंडिया बुजुर्गों पे समर्पित संस्था है। बुजुर्गों पे काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इंडिया में 1970-80 से हेल्पेज इंडिया बुजुर्गों के लिए अनवरत कार्य कर रही है और इसके प्रोग्राम्स ऑल ओवर जो हम भारतवर्ष में हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। बिहार के संदर्भ में आपने पूछा है, बिहार का हमारा राज्य कार्यालय पटना में है और यहाँ से संबंधित कई जिलों में हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें विशेष करके हम उनके हेल्थ के लिए, सीनियर सिटीजन के हेल्थ के लिए जो हमारी एक मोबाइल हेल्थ यूनिट है, उसमें हम निःशुल्क बुजुर्गों को आसपास के गांवों में जाकर के चिकित्सा के द्वारा उनको, जो कि बुजुर्ग की अवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या है, हेल्थ की समस्या, उस पर फोकस्ड होकर कार्य करते हैं। उसके अलावा हम लाइवलीहुड के भी प्रोग्राम्स करते हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी जीविका को लेकर के भी समस्याएं हैं और काफ़ी बुजुर्ग होने के बाद भी ऑलमोस्ट अगर आप सर्वे करें तो पता चलेगा कि कई घरों में आज भी 60+ के लोग ही परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो हेल्पेज ने इस विषय पर भी फोकस किया कि कुछ वैसे बुजुर्ग जो एक्टिव हैं और आज भी अपने नहीं बल्कि परिवार का भी जीविकोपार्जन कर लेते हैं। शायद हम शहरों में भी देख सकते हैं कि कैसे बुजुर्ग अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। तो इस पर भी काम करते हैं। उसके अलावा हम उनके लिए और भी सुविधाएं शुरू किया। हमने एक हेल्पलाइन शुरू किया है। हमने रिसेंटली एक
100 बुजुर्गों को रहने के लिए एक वृद्धाश्रम की शुरुआत की है। अच्छा। और ये अभी तुरंत शुरू हुआ है, जिसमें वैसे बुजुर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कोई देखने वाले नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वैसे बुजुर्गों के लिए हमने एक सहारा वृद्धाश्रम की शुरुआत की है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को अलग अलग रहने की व्यवस्था है। यह वृद्धाश्रम पटना में गुलजार बाग महारानी कॉलोनी में स्थित है। जी जी। धर्म सर, आपने कई सालों से बुजुर्गों के साथ काम किया है, 10 सालों से लगे हुए हैं। कोई ऐसी घटना बताइए बुजुर्गों के साथ, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा संस्मरण जो आपको हमेशा याद रहेगा, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक आध कोई ऐसी घटना। उस संदर्भ में तो मेरे पास, क्योंकि हम प्रतिदिन उनके साथ जुड़ाव में रहते हैं, और पटना से सटे हुए जो 30-40 किलोमीटर के एरिफेरी में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण शहरी क्षेत्र हैं, उसके अलावा गाँव में भी कैसे बुजुर्ग मिले जिनकी जो है सुनने के बाद ऐसी लगी कि हाँ, ये गंभीर जो है एक समस्या है और उस पर काफी विचार करने की जरूरत है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग जो है वो कई बार बहुत सारी चीजों को बता नहीं पाते हैं और आपके सामने वो चीजों को रख नहीं पाते हैं। उनकी समस्याएं बहुत सारी रहती है, परंतु वो इस चीज को बताना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि चलो मैं ही इसको सह लूं, एक तरह से अगर कहें कि सह लेना, और मैं इसकी बयां नहीं करूं किसी से। तो एक बहुत बड़ी ये चीज है जिसको समझने की जरूरत है। जहां तक घटना की आपने सवाल किया है, तो मैं नाम स्पेसिफिक तो नहीं ले सकता हो, परंतु इस पटना की एक घटना है जिसमें एक बुजुर्ग ऐसे मिले जिन्होंने अपनी पूरी जीवन में अपने एक लौते बच्चे के लिए सारा कुछ धन को इकट्ठा किया, परंतु जब अवस्था काफी हो गई, उसके बाद एक इकलौते बेटे और बहू ने जिंदगी के आखिरी समय में वो व्यवहार नहीं किया जो करना चाहिए। मतलब उनको खुश नहीं रख सका, क्योंकि उन्होंने आकर के मुझे और संस्था में भी इस चीज को बताया कि नहीं, मुझे इस तरह की तकलीफ है, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। हालांकि हम लोगों ने जाकर के उनके घर पे उनके पुत्र और पुत्रवधू को समझाया भी, परंतु शायद वो लोग इसको उस तरह से अपने रिश्ते को नहीं निभा पाए जिस तरह से अंतिम समय में कोई बुजुर्ग एक्सपेक्ट करता है। ये बात मुझे हमेशा जो है इस बात की अफसोस रहती है कि ये चीजें क्यों हो रही है। अच्छे धर्म सर, आप काफी दिनों से बुजुर्गों के साथ जो काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, आप अपनी नज़र में क्या मानते हैं जो उनकी जो समस्याएं हैं, खासकर ओल्ड एज में, और जो तिरस्कार की भी एक समस्या काफी महत्वपूर्ण समस्या है, परिवारजनों से थोड़ा सा तिरस्कृत महसूस करते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं आती होंगी आपके पास, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या कारण मानते हैं कि आज बुजुर्गों की स्थिति दिनों दिन समाज में बहुत अच्छी नहीं हो रही है, जिसका परिणाम है कि ओल्ड एज होम जो है काफी खुल रहे हैं? अभी आपने बताया कि बिहार में इतने सारे बेड का एक नया खुला है पटना में, तो ऐसी क्या परिस्थिति है कि बुजुर्गों को इतना तिरस्कृत महसूस करना पड़ रहा है और उनको ओल्ड एज होम में रहना पड़ रहा है? आप क्या मानते हैं इसको? देखिए सर, ये तो सही बात है कि समय कि अगर 20 साल पीछे जाएं तो जो एक बॉन्डिंग्स थी रिलेशन की, वो आप महसूस करेंगे कि वो जो एक बॉन्डिंग थी वो नहीं है। और अभी आप आसपास में या अपने जो हमारे बच्चे हैं वो उस बॉन्डिंग से नहीं जुड़े हैं जो पिछले 20 साल के एक कनेक्शन था। अब इसको आप पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कहें या फिर
मॉडर्न कुछ संस्कृति जो आपके सामने आई है, उसका सरोकार जो लोगों में घुलने लगा है, ये तो पड़ताल की बात है। परंतु एक जो जो मूल चीजें होती थी कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से जो चीजें आती थी कि हाँ हमें कैसे रहना है, रिश्तों का जो एक ताजगी और जो बॉन्डिंग्स थी, कड़ी होती थी मजबूत, कि हाँ वो हम किसी भी हद तक निभाएंगे, वो चीजें कमजोर हुई है। और वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो हमारी आर्थिक जो संस्कृति, जो आर्थिक संस्कृति का जो अभी प्रादुर्भाव हुआ है, तो अभी तो स्वाभाविक है कि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसी पर केंद्रित, इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं ये समस्या है। जहां तक बात है आपके वृद्धाश्रम की आपने की है, तो हेल्पेज इंडिया वृद्धाश्रम को कभी भी जो है उसको अग्रसर रूप में नहीं देखती है। हम वृद्धाश्रम वैसे बुजुर्गों का तरजीह देते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है और वास्तव में जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। अगर आप इसको देखें तो हेल्पेज इंडिया शुरू से ही वैसे ही लोगों को वृद्धाश्रम में रखने की कोशिश करती है जिसका इस दुनिया में कोई देखरेख करने वाला है ही नहीं। अच्छा, तो कई ऐसे लोग भी तो मिलते होंगे जिनका भड़ा पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार से तिरस्कृत महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी तो बहुत सारे बुजुर्ग आपके सामने ऐसे लोग भी हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो किस परिस्थिति में आए हैं उनका हम रिहेबिलिटेशन करते हैं। अच्छा जी। आफ्टर रिहेबिलिटेशन हम फैमिली को अप्रोच करके और ये समझाने की कोशिश करते हैं और उनको पुनर्स्थापित करते हैं। इस पुनर्स्थापना में आपको किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? किन किन तरह का विचारों का मतभेद या बहुत ज्यादा कहीं प्रतिरोध भी झेलना पड़ता होगा परिवारजनों से? बिल्कुल, ये तो समस्या आती है, परंतु इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, अगर कुछ ऐसे रूल्स और नियम्स और कानून बने हुए हैं, अभी गवर्नमेंट ने 2007 में जो माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 बनाई थी, उसकी व्यापक जागरूकता भी नहीं है लोगों के बीच में। इवन आप ग्रामीण क्षेत्रों में या यहाँ भी कई जगहों पर मैं 100 लोगों, 150, 200 लोगों की भीड़ में अगर इसकी जानकारी मैंने बोली कि क्या आपको ये पता है कि आपके लिए ऐसा कोई नियम कानून बना है, तो उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और जब ट्रिब्यूनल में उनके बच्चे आते हैं नोटिस मिलने के बाद और एसडीएम चेयरमैन है उसके, और उसको जब वो देखते हैं तो उनको पहली बार ऐसा लगता है कि अरे कोई ऐसा भी प्रोविजन है क्या, क्योंकि आमतौर पे घरों में जो बच्चों को माता और पिता का प्यार शुरू से मिला होता है वो उसी चीज को समझते आते हैं। वो जो कानूनी प्रोविजंस है वो पहली बार उनको पता चलता है जब उनको नोटिस मिलती है। धर्म सर, कुछ इस कानूनी प्रोविजंस को कुछ संक्षेप में कुछ 2-4 एक्ट्स अगर बताएं हमारे दर्शकों को तो कुछ जानकारी मिलेगी हमें भी। बिल्कुल, मैंने जैसे अभी चर्चा की कि भारत सरकार ने 2007 में इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक कानून को बनाया जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट 2007। उसी का हिंदी रूपांतरण माता पिता एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 है। उसके अंतर्गत ये प्रोविजन है कि सभी राज्यों को ये जो भारत सरकार की कानून है इसको अपने अपने राज्यों में लागू करना है। और संयोग से हमारे बिहार गवर्नमेंट ने 2012 में इसकी एक नियमावली बनाई है और उसका नाम दिया माता पिता भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2012। इसका प्रोविजन है कि बिहार के सभी अनुमंडलों में, बिहार में अभी 101 अनुमंडल है और उन सभी 101 अनुमंडलों में एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की गठन करने की बात की गई है जिसके अध्यक्ष उस अनुमंडल के एसडीएम होते हैं और 2 सामाजिक कार्यकर्ता, लोक अभियोजक उसके मेंबर होते हैं।
साप्ताहिक उसकी बैठक होती है और उसकी खास बात ये है कि उसमें सिविल कोड की सभी शक्तियां निहित है। ये एक बहुत ही खास बात है कि उस मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में सिविल कोड की सभी शक्तियां निहित है। जी अगर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने एक बार अपना फैसला दे दिया तो सेकेंड पार्टी उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती। अगर कुछ जी जी हाँ, अगर अगर लगता है कि फर्स्ट पार्टी यानी सीनियर सिटीजन को लगता है कि हाँ मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट में डीएम के चेयरमैनशिप में बने हुए जो कोर्ट है सीनियर सिटीजन का अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसमें जी वो अपील दायर कर सकते हैं। अन्यथा सेकेंड पार्टी उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जी तो आप इस एक्ट की गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि कानूनी दावपेच में उस बुजुर्ग को नहीं पड़ना पड़े जो एक कानून और अदालत की जो एक साधारण भाषा में चक्कर लगाना बोलते हैं, शायद जी इस मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में नहीं है, क्योंकि वो सीधे एक आवेदन दे सकते हैं और उस आवेदन पर ही कार्रवाई होती है। उस आवेदन के आलोक में एसडीएम चिट्ठी निकालते हैं और जो भी उसमें नाम होते हैं उनको नोटिस जाती है, बजाबता उनको आकर के कोर्ट में एसडीएम कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। और मैं एक जी बात और बताना चाहता हूँ, ये एसडीएम का जो चैम्बर होता है वही कोर्ट होता है, इसलिए बुजुर्गों को काफी सहूलियत होती है। जी एसडीएम की कोर्ट में भी नहीं बैठते हैं, बल्कि एसडीएम के जो चैम्बर है उसी को कोर्ट बना दिया जाता है। अच्छा अच्छा तो एक उनके लिए ऑनर भी है, काफी रिस्पेक्ट से उनको बुलाया जाता है और 3 महीने के अंदर इसको फैसला दे दी जाती है। उसमें सारे एविडेंस और जो भी जांच उपरांत जहां से भी रिपोर्ट लेनी हो, थाने से रिपोर्ट लेनी हो, संबंधित मजिस्ट्रेट को जांच के लिए भेजनी हो, ये सारी प्रक्रिया उसमें निहित है और 3 महीने के अंदर उनको फैसला सुना दी जाती है। जी जी धर्म सर, ये काफ़ी अच्छी जानकारी मिली हम लोगों को। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं धर्म सर, उनके बारे में चर्चा करने। करिश्मा जायसवाल जी जुड़ी हुई हैं, गुड इवनिंग कह रही हैं हम लोगों को। बहुत बहुत गुड इवनिंग करिश्मा जायसवाल जी, आपको हम दोनों की तरफ से। नंद किशोर विद्यार्थी जी ने आपका अभिवादन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म सर, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कविता मैंने बुजुर्गों पे लिखी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और दर्शकों के साथ शेयर करूँ। एक छोटी सी कविता है और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी पसंद करेंगे, आप भी जरा सुने। आप भी कहिएगा जो भाई इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं और कविता अपनी सुना रहे हैं। नहीं, ये चूंकि इससे जुड़ी हुई चीजें हैं बड़े बुजुर्गों की बात है, इसलिए बातें सुना रहा हूँ। हाँ, ये बातचीत रस्में होने के लिए जरूरी। जी जी, ये कविता का शीर्षक मैंने लिखा है चाहत। हाँ, ये कविता शुरू है। न जमीन चाहिए न आसमान चाहिए, इन्हें तो बस थोड़ा सा सम्मान चाहिए। बुजुर्गों पर ही हमने लिखा है, बुजुर्गों की स्थिति पर लिखा है। न जमीन चाहिए न आसमान चाहिए, इन्हें तो बस थोड़ा सा सम्मान चाहिए। इन्हें चाह नहीं खोखले इबादतों की, इन्हें जरूरत नहीं दिखावटी खुशामदों की। जरा पढ़ के तो देखिए इनकी चाहतों को, जरा पढ़ के तो देखिए इनकी चाहतों को। इन्हें तो आपकी आंखों में अपने लिए बस प्यार के कुछ निशान चाहिए। इन्हें तो आपकी आंखों में अपने लिए बस प्यार के कुछ निशान चाहिए। न जमीन चाहिए न आसमान चाहिए, इन्हें तो बस थोड़ा सा सम्मान चाहिए। ऊंची अट्टालिकाएं इन्हें लगती नागवार, ऊंची अट्टालिकाएं इन्हें लगती नागवार। फीके लगते इनको आलीशान बाजार। जहां न हो दीवारों अपनों के बीच, मिट्टी का ही सही इन्हें छोटा सा मकान चाहिए। न जमीन चाहिए न आसमान चाहिए, इन्हें तो बस थोड़ा सा सम्मान चाहिए। जरा महसूस तो कीजिए इनकी सर्द आहों को, जरा महसूस तो कीजिए इनकी सर्द आहों को। जरा टटोल कर तो देखिए इनकी दर्द भरी निगाहों को। बस यही कहती है इनकी आंखों की नमी, बस यही कहती है इनकी आंखों की नमी, कि इन्हें नहीं घर का कोना बियाबान चाहिए, कि इन्हें नहीं घर का कोना बियाबान चाहिए। न जमीन चाहिए न आसमान चाहिए। जिन्हें बाप दादा बोल के बोलना सिखाया, उनकी बोलों में प्यार की तान चाहिए। जिन्हें बाप दादा बोल के बोलना सिखाया, उनकी बोलों में प्यार की तान चाहिए। अपने गमों की परवाह किए बिना जिन पर अपनी खुशियां वार दी, अपने गमों की परवाह किए बिना जिन पर अपनी खुशियां वार दी, उनके दिलों में थोड़ा सा स्थान चाहिए। ना इन्हें झूठी शान चाहिए, ना इन्हें कीमती सामान चाहिए।
ना इन्हें झूठी शान चाहिए और न कीमती सामान चाहिए। इन्हें तो बस संवेदनशील समाज की एक इज्जत भरी अजान चाहिए। इन्हें तो बस एक संवेदनशील समाज की एक इज्जत भरी अजान चाहिए। न जमी चाहिए, न आसमान चाहिए, इन्हें तो बस थोड़ा सा सम्मान चाहिए। तो धर्म सर माफी चाहेंगे, आप आपकी इंटरव्यू के बीच में मैंने अपनी कविता रख दी, चूंकि इससे जुड़ी हुई चीजें। बेसिकली आपने इस कविता में सार बताया है, एक सम्मान ही है। मैंने भी देखा है, जैसा पहले आपने बताया कि बुजुर्गों के साथ काफी मिलना जुलना होता है, और मूल में मैंने यही देखा कि उनको सम्मान ही चाहिए, जो कविता के माध्यम से आपने बताया। जी जी धर्म सर, हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। आप हेल्पेज इंडिया के साथ काम करते हैं, उसके अलावा भी आप बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। कुछ कार्यों को हमारे साथ आप बांटे, क्या क्या, और तो उसके साथ आप गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और भी कुछ कार्य कर जरा हमारे साथ बांटे, जैसा हमने पढ़ा आपके बारे में, जाना आपके बारे में। सर ऐसा है कि इसके अलावा मैंने बोला कि जब मुझे गांव में रहना पड़ा 3 साल तक अपने स्टडी को छोड़ करके, तो भी मैंने वो एक छोटी सी पहल वहाँ शुरू की थी साक्षरता की। जी जी। और उस टाइम में लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो महिलाएं सभी बुजुर्ग महिलाएं थी, और उन बुजुर्ग महिलाओं को तो कुछ सेवा के बाद जो मुझे टाइम मिलता था उसमें मैं वहीं बुला लेता था, क्योंकि आप जानते होंगे गांव में दलान का प्रचलन होता है। जी जी। और वहीं पे हमारा ये कार्यक्रम चलता था, तब से एक कड़ी जुड़ी। और उसके अलावा छोटे छोटे जगहों को, स्लमों को एक तरह से अडॉप्ट करना। उसके अलावा जो स्पेसिफिक था कि आपके शिक्षा तरु के माध्यम से जो पहली बार पटना से 30 किलोमीटर दूर जो सराय बस्ती में रेवा का मुसहरी है, जी, वहां से जो हम लोगों ने एक बच्चे को जो अडॉप्ट किया है, जी सूरज जी जी जी। तो सूरज वही जो हमारी मोबाइल हेल्थ यूनिट के बगल वाली जो एक स्लम बस्ती है मुसहरी, जी वो मैं बहुत एक तरह से आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने मेरे रिक्वेस्ट पर वो सूरज को आपने अपने शिक्षा दरों के साथ जोड़ा है। और आज मैं जब भी वहां जाता हूँ, क्योंकि मेरी मोबाइल हेल्थ यूनिट हर वेंसडे को वहां जाती है, जी तो वो बच्चा मिलता है उस स्लम में। और इत्तेफाक है कि एक छोटी सी दिवाली की प्रोग्राम हुई थी, जिसमें शिक्षा दरों से जुड़े हुए एक शिक्षक की वहाँ छोटा सा दिवाली का प्रोग्राम करना था बच्चों के बीच में। जी। तो सूरज भी वहाँ आया था, जो आपके शिक्षा दरों में पढ़ रहा था। जी। वहाँ से पास में ही वो मुसहरी है, स्लम बस्ती है, लेकिन वहाँ जब वो बच्चा गया तो जो भी देखने वाले लोग थे मेरे साथ, लगभग 10-12 सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने कहा ये बच्चा को अब कहाँ से लाए। मैंने कहा कि ये जो बच्चा है वो भी मुसहरी का ही बच्चा है। वो बच्चा कुम्हारी टोला मुसहरी का था, अभी मैं रेवा मुसहरी में। मतलब थोड़ी सी समय में उस स्लम के लोगों ने तो नहीं पहचाना, जो हमारे साथ सीनियर सिटीजन थे आपने वो लोगों ने भी नहीं पहचाना। तो एक तब्दीली होती है। और इसी तरह के जो कार्यक्रम है बीच बीच में ब्लैंकेट्स बांटना, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ मिलकर के कहीं कहीं कुछ एक्टिविटीज करना, इस तरह के कार्यक्रम जो है अनवरत करते रहते हैं। जी धर्म सर, मैं आप शिक्षा दरों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो हमारी कार्य योजना की शुरुआत हुई, जो हमारा मिशन शुरू हुआ, आपने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और हमने पहले छात्र को आपके सहयोग से ही चुना, जो मेफील्ड ग्लोबल स्कूल रेवा में पढ़ रहा है। रीवा में सूरज की बात आप कर रहे हैं, काफी सुखद अनुभव होता है उसमें इतनी तब्दीली देखकर। जो लड़का कहाँ किस स्थिति में था और धीरे धीरे पढ़ाई करते करते उसमें बहुत अच्छी तब्दीली हो रही है, बहुत अच्छा चेंज हो रहा है, काफी सुखद लग रहा है। और आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, सब पूरे शिक्षा दरो टीम की मेहनत काम कर रही है उसमें। मैं दर्शकों से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि ये आप हमारे शिक्षा दरो टीम के साथ जुड़े। शिक्षा दरो गरीब बच्चों की पढ़ाई को एडप्ट करती है, उसके लिए समर्पित एक संस्था है, एक रजिस्टर्ड संस्था है, और वो अपना काम बखूबी कर रही है। हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, और धर्म सर जैसे लोग भी हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
धर्म सर, हमारा समय थोड़ा अवसान की ओर आ रहा है। हम लोग को कार्यक्रम कुछ देर में खत्म करना होगा। हमारे बीच में कुछ और दर्शक जुड़ गए, मैं इनके बारे में चर्चा कर लूँ। नंद किशोर विद्यार्थी जी जुड़े हुए हैं, उनका नमस्कार है। नमस्कार भाई। अजय देव जी जुड़े हैं, वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग अजय देव। अजय देव हमारी संस्था के सदस्य हैं। अखिलेश कुमार सिंह जी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। इनकी खासियत है, ये अभी बहुत ही तनावग्रस्त क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, सीआरपीएफ में है, लेकिन हमारा कार्यक्रम कभी मिस नहीं करते। अखिलेश कुमार सिंह जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद। इनका स्नेह और प्यार बना रहे। कमल नारायण श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एक रिटायर्ड हैं और रिटायर्ड बुजुर्ग है, समाज सेवा में पूरी तरह से समर्पित है, आप ही की तरह। कमल नारायण श्रीवास्तव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, सराहनीय, अनुकरणीय। और अखिलेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। एक तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। धर्म सर, हम इस कार्यक्रम के अवसान में आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमारे युवाओं को, जो हमारे युवा हैं या जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर हेल्पेज इंडिया की तरफ से? सर, एक विशेष मेरा आग्रह भी है कि जो भी हमारे शिक्षा तरु से जुड़े हुए लोग हैं और अन्य जो भी इस सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, वो मैं एक टोल फ्री नंबर देना चाहता हूँ कि वैसे बेसहारा या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, उनके लिए अगर किसी भी तरह की सेवा की ज़रूरत हो तो उस पर कॉल करें। और मैं ये हेल्पेज इंडिया का जो हमारा टोल फ्री नंबर है, मैं इसको बताना चाहता हूँ, 1800-345-1253। ये टोल फ्री नंबर है। इस पर अगर किसी भी तरह से बुजुर्गों की कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं। कोई बेसहारा असहाय बुजुर्ग हो, अगर उनको ओल्ड एज होम जो हमने अभी गुलजारबाग में शुरू किया उसमें तो उनको रखने की ज़रूरत हो तो वहाँ भी इस नंबर पर संपर्क कर रखवा सकते हैं। और जो आपने यंग लोगों के लिए कहा है, तो मेरा एक छोटा सा संदेश यही है कि मैंने भी जो आपकी वो स्टोरी सुनाई कि पढ़ाई को करूं या सेवा को करूं, तो ये माता पिता का सेवा कभी बेकार नहीं जाता है। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और मैंने जितनी भी लोगों की जीवनियाँ पढ़ी है उसमें इसका कहीं ना कहीं फूट मुझे जरूर मिलती है। तो ये मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की, आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वहाँ भी सेवा कर सकते हैं और उसका रिटर्निंग मिलता है। अगर आप कहीं दूसरे जगह पोस्टेड हैं, आप असम में हैं, गुवाहाटी में हैं, कहीं जम्मू कश्मीर में हैं, अगर आप वहाँ किसी सीनियर सिटीजन को या किसी की सेवा करते हैं तो दूर सुदूर बैठे हुए आप बिहार के किसी गांव में भी आपके भी बुजुर्ग को देखने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। तो ये तो इंटरकनेक्ट है, आपको इससे कभी नुकसान होने वाला नहीं है। और आप इसको निश्चित रूप से ये मान करके कि हम इसको करेंगे, कम से कम जहाँ भी जो बुजुर्ग हैं अपने माता पिता को सेवा करें। और समाज के छोटा सा भी अगर कोई कार्य आपके हाथों से हो सके, अच्छा काम तो करें। यही मैं बात रखना चाहूँगा। धर्म सर, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपको संपूर्ण शिक्षा गुरु टीम की ओर से, सारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना कार्य यूं ही बदस्तूर जारी रखें और बड़े बुजुर्गों की दुआएं आपको मिलती रहेंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही धन्यवाद है। और मैं आपसे निजी रूप से जुड़ा हुआ हूँ। मैं और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके व्यक्तित्व में और आपके जीवन में जितनी खुशियाँ आ रही हैं और आती ही रहेंगी, मैं इसको नजदीक से अनुभव कर रहा हूँ। ये निश्चित रूप से आपके सेवा भाव का ही परिणाम है, सेवा भाव का ही फल है। धर्म जी, आपने हमारे साथ थोड़ा समय बिताया, आपने शिक्षा गुरु को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हम एक बार फिर जुड़ेंगे आपके साथ बाद में फिर कभी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कार्यक्रम किया और मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम करते रहे ताकि समाज में एक ये मैसेज आए कि हाँ, सकारात्मक अपने कार्य को करते हुए भी समाज के सकारात्मक कार्य को कैसे किया जा सकता है, ये तो सीखने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, हमारी कोशिश है कि हम हर सप्ताह जो है एक ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व को लोगों के सामने लाएं जिससे समाज को कुछ प्रेरणा जाए। ठीक है धर्म सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।